हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के टॉपिक की। पूरा का पूरा चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बहुत सारी नई चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। मेरी पूरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं। वैसे होता है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा देता हूं तो उसके बाद में ऐसा हार्डली कभी होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपको ना आए। तो इसी कोशिश के साथ कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की जर्नी जो है वो बहुत अच्छी फ्रूटफुल रहे, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं आपके, उसी उम्मीद के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम देखिए, एक्ट का नाम बोल दो, चैप्टर का नाम बोल दो, टॉपिक का नाम बोल दो, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। बहुत सारे केसेस मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। तो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ था? ये एप्लीकेबल हुआ था फ्रॉम 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल हुआ था। अब सवाल ये आता है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है जिसका जवाब मुझे आपको यहाँ देना है। आपको मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या है, तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ यहाँ पे ओपन करी है। एक पीडीएफ मैंने ओपन करी है, लेकिन एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको चलो दिखाई देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये आता है ना, वो ये आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल है या जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना, ये स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, क्योंकि ये बोला गया ना जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया है, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, तो ये कैसे एप्लीकेबल होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो पीडीएफ मैंने ओपन कर रखी है ना, आप इस पीडीएफ को देखना। अगर आप इस पीडीएफ को ध्यान से देखोगे ना, तो व्हाट यू विल सी, ये जो पीडीएफ है ये किस बारे में है? ये है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की पीडीएफ। कौन सी पीडीएफ है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की। ठीक है, ये 2019 की ये जो एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया उसकी पीडीएफ है। अब हुआ क्या कि मुझसे सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हट गया, तो जम्मू एंड कश्मीर से जब आर्टिकल 370 हट गया है तो क्या इंडियन गवर्नमेंट के सारे लॉज जो हैं वो अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल हैं या एप्लीकेबल नहीं है? तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। कि आप सोच के बैठ गए कि हाँ सारे के सारे लॉ जितने भी हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये जानने के लिए आपको ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 देखना पड़ेगा। दोबारा नाम बोल रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और इसका देखो 5th शेड्यूल है, इसका 5th शेड्यूल है जिसमें लिखा हुआ है सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और साथ में अब तो लद्दाख भी ऐड हो गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो पहले हम बोलते थे कि दिस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बोलते थे दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब क्या बोलेंगे? दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर और साथ साथ लद्दाख को ही मत भूलो, वहां भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है। लेकिन ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, यूनियन टेरिटरी के ऊपर एप्लीकेबल है? तो ये बोलने के लिए ना मेरे पास एक एविडेंस है जो लॉ में आपको दिखा रहा हूँ। इस लॉ में ये 5th शेड्यूल है, और 5th शेड्यूल में देखो देयर इज़ ए लिस्ट। ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें कि 100 से ज़्यादा एक्ट्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं, और ये बोल दिया कि ये सारे के सारे लॉज अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और देखो 42nd नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 42nd नंबर पे लिखा हुआ है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये लिखा हुआ है। और साथ में ये लिखा हुआ है इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी ओमिटेड। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लिखा हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अब ये वर्ड यहाँ से क्या हो चुका है? ये वर्ड यहाँ से ओमिट हो चुका है, हट चुका है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये मैंने आपके पहले डाउट का आपको मैंने यहाँ पे जवाब दे दिया। इसी के साथ देखो पार्टनरशिप एक्ट,
जो पार्टनरशिप एक्ट है वो भी जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो ये अलग अलग एक्ट्स हैं। इसके बाद में आपको अगर बताऊं, देखो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ तो मैं आपको एक और लॉ बताता हूँ जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, राइट, जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही लिया, और वो है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था। वो भी अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर क्या है, वो भी अब जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर और साथ ही साथ लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। 96 नंबर पे ये लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये पूरी लिस्ट हमें देखनी पड़ती है कौन सा एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल होता है और कौन सा एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आगे मेरी बात समझ में? इज इट क्लियर? इतनी बात पूरी तरीके से क्लियर है। अब मैं आपको बता सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। नाउ तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दो बातें मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ। एक तो मैंने लिखा 1 सितंबर 1872, मतलब ये कब से एप्लीकेबल हुआ था? 1 सितंबर 1872 से ये एक्ट जो है एप्लीकेबल हुआ था। दूसरी बात, दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। और इंडिया में एप्लीकेबल होता है तो मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया इंक्लूडिंग दी, ठीक है। ये अगर आपको ओ लग रहा है मैं इसको ठीक कर देता हूँ, यूटी है बेसिकली। क्या है ये? दिस इज यूटी, इंक्लूडिंग दी यूटी ऑफ कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इन दोनों के ऊपर ये एक्ट जो है ये एप्लीकेबल होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? तो ये पहली चीज़ हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस कर ली है। अभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में केस लॉस के साथ, एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में ना मैं एक काम करता हूँ, यहीं एक लाइन और क्रिएट करता हूँ देखो, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस लॉ की हिस्ट्री, जो हम लॉ पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें इसी लॉ में जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं? जनरल प्रिंसिपल्स हैं। ये वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो बेसिक रूल्स है जो हमें पढ़ने हैं पहले, ठीक है। जो सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट जब भी पढ़ते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट का जब बेसिक पढ़ते हैं सबसे पहले हम ये जनरल प्रिंसिपल्स ही पढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ भी आपको बता दूंगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि देखो ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, राइट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज, ब्रीच, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें किस में कवर होती हैं? ये सारी चीज़ें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कवर होती हैं। तो मतलब फर्स्ट 75 जो सेक्शंस हैं, कौन से? फर्स्ट 75 सेक्शन जो हैं, ये पहले के 6 चैप्टर्स हैं बेसिकली, जो ये कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड सम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। नाउ अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप किस में कवर होता है? तो पार्टनरशिप कवर होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। किस में कवर होता है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो IPA, मैंने IPA लिख दिया। तो IPA लिख कर देखो मैं साथ में लिख रहा हूँ क्या, ये देखो, तो पार्टनरशिप जो है ना, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द 11th चैप्टर, ठीक है। पार्टनरशिप क्या था? 11th चैप्टर, इज नॉट द 11th चैप्टर, इट वॉज द 11th चैप्टर। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में देखो पहले ना 11th, अब 10 चैप्टर हैं। अभी कितने चैप्टर्स हैं? 10। देयर आर 10 चैप्टर्स इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पहले कितने चैप्टर्स हुआ करते थे? पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देयर यूज्ड टू बी 11 चैप्टर्स, और जो 11th चैप्टर था वो था पार्टनरशिप का,
तो पार्टनरशिप का जो लॉ हम पढ़ते हैं पहले वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई और उसके बाद में क्या हुआ, पार्टनरशिप को अलग कर दिया गया। सेल ऑफ गुड्स को भी अलग कर दिया गया था 1930 में, सेल ऑफ गुड्स को भी क्या कर दिया था, अलग लॉ बना दिया गया था। और 1992 में नाम दिया गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जब सेल ऑफ गुड्स को भी बनाया गया था तो उसका नाम में इंडियन वर्ड ऐड किया गया था। तो पहले उसका नाम भी द इंडियन सेल ऑफ गुड्स था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, बाद में इंडियन वर्ड उससे हटा दिया गया था, इंडियन वर्ड उससे हटा दिया गया था। पार्टनरशिप में अभी भी द इंडियन वर्ड जो है वो अभी भी लगा हुआ है। पार्टनरशिप जो है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का मैंने अभी आपको बताया कि 11th चैप्टर था और सेक्शन 239 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन नंबर कौन सा है, 239, क्योंकि 238 तक जो टॉपिक है वो है एजेंसी का। वो टॉपिक कौन सा है, एजेंसी का, जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होता है। 239 से लेकर 266 तक जो पार्टनरशिप के प्रोविजंस थे उनको कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से उसको सेपरेट कर दिया गया बेसिकली, और उसको एक अलग से लॉ बना दिया गया। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो बच्चे थे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप बोल दो। और इन दोनों को ही क्या कर दिया गया, दोनों ही उससे अलग हो गए, अपने फादर से अलग हो गए। फादर कौन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया का है ये ऑब्वियसली हमने ब्रिटिशर्स के लॉ से लिया है। ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए लॉ इंडिया में हमें बना के दिया था और आज तक यही लॉ चलता हुआ आ रहा है। अब मैं सेल ऑफ गुड्स की बात करता हूँ। सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेपरेट लॉ बन गया, लेकिन सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ था, तो मैं आपको इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल्स पे क्या लिखा, जनरल प्रिंसिपल्स पे मैंने लिखा है फर्स्ट 75, जो लिखा है ना मैंने 75। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप सेक्शन नंबर 76 ढूंढोगे ना तो यू वोंट फाइंड इट। आपको सेक्शन नंबर 76, 77, 78, 79, 80, 81 ये सेक्शंस नहीं मिलेंगे। तो कोई आपसे ये पूछे कि बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 100 कौन सा है, तो आप बोलोगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आज की डेट में कोई सेक्शन नंबर 100 है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि सेक्शन नंबर 76 से लेकर सेक्शन नंबर 123, कौन सा सेक्शन, 123, ये सारा जो पार्ट था ये था सेल ऑफ गुड्स, ये था सेल ऑफ गुड्स, और इसको भी इस एक्ट से अलग कर दिया गया। तो आज जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो पहले 75 सेक्शंस हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं, सारे टॉपिक कवर करते हैं। उसके बाद 76 में सेक्शन नहीं मिलता, उसके बाद हमें सीधे मिलता है टॉपिक कौन सा, 124 लॉ ऑफ इंडेमनिटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम पढ़ते हैं। फिर हम इंडेमनिटी का टॉपिक, फिर हम गारंटी का टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम बेलमेंट का टॉपिक पढ़ते हैं। 2 सेक्शन में इंडेमनिटी का टॉपिक खत्म हो जाता है, फिर हम गारंटी का टॉपिक पढ़ते हैं, फिर बेलमेंट पढ़ते हैं, राइट, फिर हम प्लेज पढ़ते हैं, और लास्ट में आता है एजेंसी, जिसके बाद पार्टनरशिप आया करता था। तो ये जो मैंने टॉपिक्स अभी बोले, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ठीक है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, 5 टॉपिक मैंने आपको बोले। इनको बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोला जाता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, और वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2, ये कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड पार्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 जिसको हम बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, जो फर्स्ट 75 सेक्शंस में कवर होते हैं। आगे मेरी बात समझ में, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा पार्टनरशिप। देखो फिर मान लो मैं लिख दूँ सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, देखो सेल ऑफ गुड्स भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था। अब मैं बात करूँ अगर नेगोशिएबल की, तो नेगोशिएबल के लिए अलग से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है इंडिया में। अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस के लिए भी क्या है, हमारे देश में इंश्योरेंस का भी डिफरेंट लॉ है। उसके बाद देखो, राइट, तो ये सब क्या है, इन सब के लिए देयर आर सेपरेट एक्ट्स। इन सब के लिए क्या है, सेपरेट एक्ट्स है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किससे डील करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से। अब देखो पहला जो पॉइंट आता है हमारे सामने, ठीक है, एक मैक्सिम आती है, मैक्सिम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीगल मैक्सिम। और लीगल मैक्सिम में ये लिखा होता है दैट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, law of contract creates just
इन पर्सोनम। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है ये समझना। जज इन पर्सोनम एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम जज इन रैम। ठीक है, तो अब ये भी लिख देता हूं मैं, एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम जज इन रैम। सो वी नीड टू नो, वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है। जज इन पर्सोनम एंड जज इन रैम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये दो वर्ड आ गए ना, ठीक है। अब दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जज इन रैम का मतलब क्या होता है, एंड द सेकेंड टर्म इज जज इन पर्सोनम। ठीक है, समझाया जाए आपको, क्लियर किया जाए। कि दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। देखो, जज इन रैम एंड जज इन पर्सोनम। अब समझना, ये जो वर्ड है ना पर्सोनम, और एक वर्ड आ गया जज इन रैम। अब पहले मैं मीनिंग लिख देता हूं, उसके बाद आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। तो जज इन रैम का मतलब आ गया राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने पहली बात मैंने क्या लिखी, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। और फिर मैंने लिखा देखो जज इन पर्सोनम, जिसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक, पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, एनी स्पेसिफिक पर्सन। किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट में क्या चाहिए, कोई राइट चाहिए, तो उसको बोल सकते हैं क्या, उसको बोल सकते हैं जज इन पर्सोनम। ठीक है, समझें पूरा कॉन्सेप्ट, जज इन रैम एंड जज इन पर्सोनम। ठीक है, समझाऊं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अभी देखो एग्जाम्पल देके समझ जाना। राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड राइट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन। अब सुनो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये है कि शाहरुख खान अपना बंगला, मन्नत जो शाहरुख खान का बंगला है, शाहरुख खान ने कहा कि मैं अपना बंगला सेल करना चाहता हूँ। मैंने शाहरुख खान को बोला ठीक है तुम अपना बंगला सेल करना चाह रहे हो, तो मैंने कहा हाँ मैंने लोकेशन देख रखी है, मैंने उसको बोला और मुझे तुम्हारा बंगला पसंद है। शाहरुख खान ने कहा अरे वाह सर, इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि आपको मेरा बंगला पसंद आ गया। तो मैंने कहा ठीक है कीमत बोलो कितने में लेना है। शाहरुख खान ने बोला 1000 करोड़, आई चार्ज 1000 करोड़ रुपीज़ फॉर माई हाउस। ठीक है, उसमें सब कुछ है। मैंने कहा ठीक है, वैसे ही मुझे इंटीरियर दोबारा मैं चेंज करवाऊँगा, मुझे तुम्हारा इंटीरियर पसंद नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक है 1000 करोड़ रुपये, डील डन। मैंने शाहरुख खान को 1000 करोड़ रुपये की पेमेंट कर दी। डील फाइनल हो गई। डील फाइनल होने के बाद भी रजिस्ट्री, इवन आफ्टर गेटिंग द रजिस्ट्री डन जो गवर्नमेंट में होती है, शाहरुख खान जो है वो मुझे वो बंगला नहीं दे रहा है। मन्नत जो है मैं खरीद चुका हूँ, लेकिन शाहरुख खान मुझे देने से मना कर रहा है, बोल रहा है सर दे दूंगा, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें तो होती रहती है। ऐसे बोलता रहा। मैंने कहा छोटे छोटे शहरों में छोटी बात नहीं है, वैसे तो मेरे लिए छोटी बात है क्योंकि 1000 करोड़ रुपये इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है 1000 करोड़ रुपया। लेकिन देखो तुमने प्रॉमिस किया है और वादा तोड़ते नहीं हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो एंड ऑल दैट। चलो ठीक है, एनीवेज तो मैंने शाहरुख खान से बात करी, उसने बंगला देने से मना कर दिया, तो मुझे आया गुस्सा और फिर मैंने कहा जाने, मैंने शाहरुख खान के अगेंस्ट में केस कर दिया। ठीक है, अब मैंने शाहरुख खान के अगेंस्ट में केस कर दिया, तो क्या ये केस मैं सिर्फ शाहरुख खान के अगेंस्ट ही कर सकता हूँ? मैं सलमान खान के अगेंस्ट में केस कर दूँ? मैं सलमान को बोलूँ सलमान भाई बोले हाँ, वो सलमान भाई शाहरुख मुझे अपना बंगला नहीं दे रहा तो मैं आप पे अगेंस्ट में केस कर रहा हूँ। शाहरुख खान बंगला नहीं दे रहा, मैं सलमान खान के अगेंस्ट में केस कर रहा हूँ। इज़ इट फिजिबल, इज़ इट लॉजिकल, एथिकल, बोल दो, कुछ भी बोल दो आप इसको।
है? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा नहीं सर, आपने पैसे शाहरुख खान को दिए हैं तो सलमान खान से पैसे क्यों मांगोगे? आई नो नेपोटिज्म एंड ऑल दैट कि सर इनकी बात क्यों कर रहे हो, ठीक है। हाँ, तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ, मुझे बॉलीवुड में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। नाउ तो मैं केस किसके अगेंस्ट में फाइल करूंगा? मैं केस फाइल करूंगा अगेंस्ट शाहरुख खान ओनली, दुनिया में और किसी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं करूंगा, और किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल नहीं करूंगा, क्योंकि जिसको मैंने पैसा दिया है उसी के अगेंस्ट में केस फाइल करूंगा। इसी को बोलते हैं क्या? जज इन पर्सोनम। इसी क्या बोलेंगे? जज इन पर्सोनम, राइट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन। इज दैट क्लियर? आ गई मेरी बात समझ में? तो ये जो राइट है किसके अगेंस्ट में? किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट में है। अब मैंने बंगला ख़रीद लिया, मैं बंगले में रहता हूँ, और अब शाहरुख खान की तरह मैं रोज़ शाम को बालकनी में आता हूँ, अपने बंगले की छत पे आता हूँ और आके फैंस को ऐसे यूँ हाथ फैला के और यूँ, ठीक है, तो ऐसे हाथ फैला के मैं फैंस को ऐसे यूँ, क्योंकि शाहरुख खान के फैंस हैं ना सारे के सारे, तो मेरे भी फैंस हैं, तो वो वहाँ पे आ जाते हैं। एनीवेज, अगर वो लोग वहाँ पे आते हैं, कोई उसमें से मेरे घर में एंटर करने की कोशिश करता है, इफ़ एनी वन ट्राइज टू एंटर इन माई हाउस, तो क्या मैं उसके अगेंस्ट में केस कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। आज शाहरुख खान के फैंस जो हैं वो वहाँ पे भीड़ लगाए खड़े हो गए, वो सारे इकट्ठे हो गए उस बंगले के आगे और बोले कि नहीं, ये बंगला शाहरुख खान को दो, हम चाहते हैं यहाँ पे शाहरुख खान ही रहे। मैं बोलूँगा क्यों? आप इस बंगले के ओनर हो? वो नहीं है ना। मैं बोलूँगा ये मैंने बंगला खरीद लिया है, मेरे पास इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप है, और मैं जो चाहूँ इसे मैं वो कर सकता हूँ। एंड नोबडी, महाराष्ट्र के सीएम भी जो है ना वो मुझे रोक नहीं सकते कि मैं उस बंगले का कैसे यूज़ करूँ। अगर मैं लॉफुली उस अपने बंगले का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं उसमें ऑफिस बनाऊँ, मैं उसमें 2-4 फ्लोर और बना लूँ, या मैं ये बोलूँ कि अब इस बंगले को मैं राइट गिरा कर, इस बिल्डिंग को गिरा कर मैं एंटिला से बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे बनाऊँगा, मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। गेटिंग माई पॉइंट? I can do whatever I want to do on that particular property because I am the owner of that property, क्योंकि मैं उस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। तो उस प्रॉपर्टी को मैं जैसे चाहूँ वैसे यूज़ करूँ, ये होता है क्या? ये होता है जज इन रैम, जो राइट हमें अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड मिलता है। ठीक है, एक बार मैंने गुस्से में अपना आईफोन फेंक दिया था, आईफोन 10। उसके बाद में क्या हुआ सर? उसके बाद में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरा फ़ोन पूरी तरीके से अब ऐसे ही पड़ा है मेरे पास। हाँ, कभी दिखा दूंगा आपको। अब उस फ़ोन की क्या हालत है, वो ज़ीरो है फ़ोन, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। मैंने उसके ऊपर और पैसा खर्च किया टू गेट इट रिपेयर, बट नथिंग वर्कड आउट, कुछ भी काम नहीं किया। अब चलो ठीक है, मैंने गुस्से में अपने फ़ोन को फेंक दिया, और मैं ऐसा आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स। बहुत सारे ऐसे मेरे फ़ोन गुस्से की वजह से टूट गए। तो अगेन द पॉइंट इज़ कि मेरा फ़ोन है, मैं उस फ़ोन को चाहे तोड़ूँ, चाहे मैं उस फ़ोन को यूज़ करूँ, चाहे मैं किसी को गिफ्ट करूँ, दैट इज़ अल्टीमेटली वो किसकी चॉइस है? वो मेरी चॉइस है। ठीक है, राइट। 1 लाख रुपए का फ़ोन तोड़ दिया, वाह कितना अमीर हूँ मैं। हाँ, ऐसे तो मुकेश अंबानी भी नहीं करता होगा। एनीवेज, सो द पॉइंट इज़ कि सर ये जो चीज़ है, ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, किसका है? ये आपका है, इसको आप जैसे चाहो वैसे आप यूज़ करो। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं जज इन रैम। और जज इन पर्सोनम का मतलब समझ रहे हो ना आप? राइट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब मैं आपके साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो फॉर्मली जो है वो क्या कर सकता हूँ? फॉर्मली वी कैन स्टार्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो चलिए हम अब फॉर्मली भी इसको शुरू कर लेते हैं। मतलब मेरा मतलब है कि लेट्स स्टार्ट द यूनिट नंबर 1। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट की मैं आपको यूनिट वाइज पढ़ाऊँगा। किस तरीके से पढ़ाऊँगा आपको? मैं यूनिट वाइज पढ़ाऊँगा। तो यहाँ चलेगी यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 किस बारे में है? यूनिट नंबर 1 इज अबाउट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो करें स्टार्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक को। ओके, हियर वी गो। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो ज़रा, सबसे पहले जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। What is a contract? देखो, पुराने ज़माने में ना, पहले के टाइम में कोई रिटर्न फॉर्म में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं करता था। पहले कॉन्ट्रैक्ट होते थे, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का लॉ नहीं था,
अगर इंडिया की मैं बात करूं, लेकिन वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते थे, वो सारे के सारे एक तरीके से रिटर्न फॉर्म में ना होकर ओरल फॉर्म में कमिटमेंट हुआ करते थे। जैसे कि सर, जैसे कि भगवान राम के लिए कहा जाता था ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मतलब जो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया तो अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे। 14 ईयर्स का वनवास झेल लेंगे। रामायण महाभारत इंडियन माइथोलॉजी की बात करो तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, कहानियाँ हैं, किसी ने किसी को प्रॉमिस किया और प्रॉमिस अपना तोड़ा नहीं। ठीक है, अब ऐसा नहीं था तो प्रॉमिस टूटते ही रहते हैं। तो द पॉइंट इज़ कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट का क्या आ गया, बाद में कॉन्ट्रैक्ट का लॉ आ गया। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं एग्रीमेंट। टर्म क्या पढ़ते हैं हम, एग्रीमेंट, और ये टर्म क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। तो द क्वेश्चन इज कि सर दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सिनोनिम है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो दोनों वर्ड्स हैं, क्या दोनों सिनोनिम है या दोनों में कोई डिफरेंस है। तो देखो अभी मैं आपको बता दूंगा, अभी क्लियर कर दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एग्रीमेंट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से किस तरीके से अलग है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम बात करेंगे कोई भी ऐसी चीज़ जो लॉफुल है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बात मैं जानता हूँ कि देखो सर, आप कई बार आप सुनते हो कि लोग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट वर्ड को ना इंटरचेंजेबल यूज़ करते हैं ना, सिनोनिम यूज़ करते हैं। कई लोग कॉन्ट्रैक्ट की जगह एग्रीमेंट वर्ड यूज़ करते हैं और कई लोग एग्रीमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, कई लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप ये देखोगे कि एग्रीमेंट वर्ड और कॉन्ट्रैक्ट वर्ड दोनों एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। देखो जब हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हैं ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो वहाँ पे आता है क्या, वहाँ पे आता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, LLP में आता है। शेयर होल्डर एग्रीमेंट पढ़ते हैं कंपनी लॉ में, वहाँ जब एग्रीमेंट वर्ड आ रहा है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मान के चलते हैं, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मान के ही चलते हैं। लेकिन यहाँ हम इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस देखेंगे कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को अभी हम जानेंगे। ठीक है, नाउ ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस, व्हाट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये भी आपको बताता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट बताने के लिए सबसे पहले देखो एक सेक्शन है, सेक्शन 2H, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 2H, और उसमें क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2H के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। An agreement enforceable by law. An agreement enforceable by law, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि क्या हो, एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। तो कोई भी एग्रीमेंट जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हर एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो अब मैंने ऐसा क्यों कहा, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और ये बोलूँगा एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको आंसर करना होता है, फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर इसका आपको देना होता है। ठीक है, अभी समझा देता हूँ मैं। तो देखो पहले मैंने क्या लिख दिया, पहले मैंने डेफिनेशन लिख दी किसकी, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इतनी याद आ गई आपको, डेफिनेशन याद रहेगी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, ये एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने बता दिया सर। तो अगला सवाल ये आया कि एग्रीमेंट क्या होता है, व्हाट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, और अब इसका मीनिंग देखो, यहाँ पे सेक्शन कौन सा आएगा, यहाँ पे सेक्शन आएगा सेक्शन 2E। नाउ लुक एट दिस, every promise and every set of promises, ये देखिएगा, every promise in every set of promises forming the
consideration. Is it clear? Every promise and every set of promise forming the consideration for each other. Every promise and every set of promise, ये agreement की definition है. Every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. अब आपको शायद एग्रीमेंट की डेफिनेशन जो है वो समझ में नहीं आ रही होगी, ऐसा मुझे लगता है. आपको लग रहा होगा सर देखो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कितनी आसान है, क्या एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट है. और एग्रीमेंट हमने क्या लिख दिया है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. अब ये कंसीडरेशन क्या होता है, ये प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिसेस क्या होते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है. डोंट वरी, मैं आपको सारी बातों का जवाब दूंगा, सारी बातें अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी बातें अभी एकदम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी, बस एक बार आपको डेफिनेशन बतानी थी, वो मेरा काम हो गया. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट के कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं. देखो, जो शाहरुख खान से मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, शाहरुख खान ने अपना मन्नत बंगला जो मुझे बेच दिया था, वो तो क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट ही था ये कॉन्ट्रैक्ट. हाँ सर, वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट था. अब एक और बात, अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ, ठीक है. तो अमिताभ बच्चन अपनी गाड़ी सेल करना, जैगुआर सेल करना चाहते हैं, और वो भी मेरे पास आ गए कि अपनी गाड़ी खरीदना बेचना चाहता हूँ. मैंने कहा ठीक है सर, मैं खरीद लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप इंडस्ट्री में बहुत बड़े हैं, तो ठीक है, अगर आप अपनी गाड़ी सेल करने में इंटरेस्टेड है, मैं खरीद लेता हूँ. तो मैं यहाँ पे बायर बन के, वो वहाँ पे क्या बन गए, सेलर बन गए. हमारे बीच में क्या हुआ, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ. द आंसर इज हाँ सर, आप दोनों के बीच में क्या बना, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो बनता है. और कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग आए दिन अपनी लाइफ में करते हैं, आए दिन हम हमारी लाइफ में करते हैं. आप किसी शॉपकीपर के पास में गए, शॉपकीपर से ग्रॉसरी का सामान खरीदा, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. आप हॉल में गए, आपने मूवी देखी, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. आपने गाड़ी खरीदी, साइकिल खरीदी, बाइक खरीदी, वो भी सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, अमेजोन यूज़ कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हैं, मेरे लेक्चर भी अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो, तो वो भी तो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो है जो हमारे बीच में इस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें आप बायर हैं, हम सेलर हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्ट्रैक्ट है. नाउ अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अच्छे से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा आप आंसर करना. एग्जाम्पल ये है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि देखो, मैं तुम्हारे हाथ के खाने से, तुम्हारे हाथों से जो तुमने खाना बनाया, मैं उससे बहुत खुश हुआ हूँ, और मैं अपने बॉस को खाने में बुलाता हूँ, और अगर बॉस को भी खाना पसंद आ गया तो हो सकता है कि वो मेरा प्रमोशन कर दें. तो बेसिकली एक काम करते हैं, बॉस के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं. वाइफ ने कहा ठीक है, और हस्बैंड ने कहा कि देखो, अगर मेरा प्रमोशन हो गया तो आई डेफिनेटली गिव यू अ डायमंड रिंग, मैं तुम्हें एक डायमंड रिंग गिफ्ट करूँगा. वाइफ भी खुश, हस्बैंड भी खुश. बॉस वीकेंड पे पार्टी पे आता है, वाइफ बॉस के लिए सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती है, पनीर के जितने भी चीज़ें होती है, राइट, मटर पनीर, शाही पनीर एंड ऑल दैट, सब कुछ एकदम अच्छा सा खाना बनाती है अपने हस्बैंड के बॉस के लिए. उसका बॉस पार्टी से बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूँ. हस्बैंड को मिल जाता है प्रमोशन. वाइफ बोलती है वेयर इज़ माई डायमंड रिंग. तो हस्बैंड बोलता है कि ठीक है, अभी तो प्रमोशन हुआ है, अभी थोड़े दिन कुछ पैसे आने दो, लेट मी सेव सम मनी, उसके बाद विल थिंक अबाउट इट. ठीक है, या बोलते जा रहे मैं तो मजाक कर रहा था. तो द क्वेश्चन इज कि क्या वाइफ अब कुछ कर सकती है? आंसर इज बहुत कुछ कर सकती है. लीगली तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वैसे बहुत कुछ कर सकती है. ठीक है, अगले दिन से हस्बैंड का हुक्का पानी जो है ना, वो बंद कर सकती है, उसका खाना बंद कर सकती है. ठीक है, एनीवेज, चलो इस चीज़ों पर, इन चीज़ों पर नहीं जाते, मैं आपको बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. अच्छा, आपके फादर ने आपको प्रॉमिस किया कि आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर आओ, या रैंक ले आओ, AIR ले आओ, ऑल इंडिया रैंक ले आओ, तो मैं आपको एक स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट करूँगा. पापा ने प्रॉमिस कर दिया, आप बाइक लेकर आ भी गए. ओह आई एम सॉरी, पापा ने प्रॉमिस कर दिया, आप रैंक लेकर आ गए, लेकिन पापा बाइक लेकर नहीं आए. पापा ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, जब तुम एकदम आगे, जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी, तब मैं तुम्हें बाइक पक्का गिफ्ट कर दूंगा. अच्छी बात है, तुम लेकर आए हो, तुम कुछ और ले लो, राइट. और तुम्हें ज़्यादा लग रहा है तो मैं तुम्हें एक 5,000 का फ़ोन गिफ्ट कर देता हूँ, राइट. अब पापा ने जब ऐसा बोला तो आपका मूड ख़राब हो गया. आपने कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ. पापा ने अच्छा घर छोड़ के जा रहा है. पापा ने आपको डांटा,
अब आप बताओ, अब आप क्या कर सकते हो? क्या आप अपने फादर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ भी तो एक तरीके से प्रॉमिस ही हुआ है ना, जो आपके पापा ने आपको किया है प्रॉमिस कि आप ये नंबर लेकर आ जाओ, मैं आपको एक गिफ्ट करूँगा। तो आंसर इज कि कॉन्ट्रैक्ट बना कि नहीं बना, क्या फादर के अगेंस्ट में केस हो सकता है कि नहीं हो सकता? आंसर इज नो। आपने फादर के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। हम भी हमारी क्लास में इंकरेज करने के लिए बच्चों को बोल देते हैं कि तुम इतने मार्क्स लेकर आ जाओ लॉ में, आई गिव यू दिस, आई गिव यू दिस, मैं आपको इतने 1000 रुपये दूंगा, इतना कैश दूंगा, ये वो एंड ऑल दैट, मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूंगा। लेकिन ये बेसिकली क्या है, दीज आर नॉट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपने मुझे अपनी शादी में बुला लिया, मैं आपकी शादी में नहीं आया, आपने मुझे कार्ड भी दिया था शादी का, इनवाइट भी प्रॉपर्ली किया था, मुझे 2 बार फ़ोन करके भी कहा था कि सर आपको शादी में ज़रूर आना है, बट फिर भी आई कुडंट मेक इट। मुझे तो प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी शादी में बुलाया था, राइट? प्रियंका चोपड़ा ने, निक जोनस, दोनों ने मुझे बहुत फ़ोन किए थे कि शादी में आना, लेकिन मेरा मूड नहीं था तो मैं नहीं गया। आई वॉज वेरी बिजी। शादी में पहुंच के मोदी जी ने फ़ोन किया था मेरे को कि संयोग जी कहाँ हो, अभी तक आए क्यों नहीं आप? मित्रों कहाँ हो? मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, बट आई कुडंट मेक इट। बट क्या प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस वो मेरे अगेंस्ट में केस कर सकते हैं? मैं बोलूँगा, अरे प्रियंका चोपड़ा को बोलूँगा, अरे तुम बात कर रही हो, मेरे को तो दीपिका रणबीर ने बुलाया था शादी में अपनी, मैं दीपिका की शादी में नहीं गया था, मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक फिल्मी गैदरिंग्स, इंडस्ट्री वाले मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, नेपोटिज्म एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि मैं शादी में गया नहीं। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या वो मेरे अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हैं? आंसर इज नो। ये कोई भी किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। तो ये केस फाइल क्यों नहीं कर सकते और कब हम केस फाइल कर सकते हैं, ये सारी बातें अभी हम जानेंगे, ये सारी बातें अभी हम समझेंगे हमारे इस टॉपिक में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। देखो, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली किस तरीके से बनता है, केस फाइल क्यों नहीं कर सकते, इसका भी अभी मैं आपको सारे लॉजिक्स बता रहा हूँ, ठीक है? एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं एक टर्म बता रहा हूँ, ऑफरर, जिसको हम पढ़ते हैं किसमें, सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है? किसमें पढ़ते हैं? ऑफरर को पढ़ते हैं। ये ऑफरर वो है जिसके माइंड में आइडिया आया कोई भी चीज़ बेचने की, खरीदने की, या इसके माइंड से शुरुआत हुई है, इसके दिमाग से वो आइडिया क्रिएट हुआ है। मैंने दीपिका पादुकोण को बोला कि दीपिका मेरी फिल्म में काम कर लो, तो ये मैं यहाँ पे क्या बन गया, मैं यहाँ पे ऑफरर बन गया। क्या बना? ऑफरर। तो जिसकी साइड से कोई चीज़ दी जा रही है, प्रपोजल दिया जा रहा हो, उसके नाम के आगे देखो OR आता है हमेशा। क्या आता है? OR। जैसे कि ट्रांसफरर जो कुछ दे रहा है, ट्रांसफरी जिसको मिल रहा है, पाउनर, पाउनी, तो जहाँ पे लास्ट में OR आ जाए, नर, है ना, ऑफरर, तो जहाँ पे ये रर आ जाए ना, समझ लो कि उसकी साइड से जा रहा है। और देखो जहाँ पे लिखा हो ये क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफरी, ऑफरी। तो ये ऑफरी कौन है? जिसको ऑफर मिला है। हु इज ऑफरी? जिसको ऑफर मिला। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? डबल ई जो रिसीविंग एंड पे है, OR जो दे रहा है, हु इज गिविंग समथिंग, वो चाहे ऑफर ही क्यों ना दे, वो अपना प्रपोजल ही क्यों ना दे, ठीक है? आगे मेरी बात समझ में? ऑफरर, ऑफरी। अब तो मैंने दीपिका पादुकोण को मान लो बोल दिया कि तुम क्या मेरी फिल्म में काम करोगे, तो दीपिका पादुकोण ने कहा कि ठीक है, आई विल वर्क इन योर मूवी। मैंने कहा देखो मैं मूवी बना रहा हूँ, नई मूवी, हॉलीवुड लेवल की मूवी है, इंडियन एक्टर्स को चांस दे रहा हूँ बस मैं। तो शी सेड ओके डेफिनेटली आई विल वर्क विथ यू। तो देखो पहली सिचुएशन किससे शुरू हुई? ऑफर से। उसके बाद दीपिका पादुकोण ने मुझे उस ऑफर के अगेंस्ट में क्या दे दिया? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। इज इट क्लियर? ऑफर, एक्सेप्टेंस। अब ध्यान रखना, जब ऑफर को क्या मिल जाता है? एक्सेप्टेंस। जब ऑफर को मिल जाता है एक्सेप्टेंस, तो उसके बाद क्या होता है? ये जो हमारा ऑफरर होता है ना, ऑफरर, ये पता है अब क्या बन जाता है? नाउ ही बिकम्स प्रॉमिसर।
अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्रोमिसर। इज इट क्लियर? कौन बना प्रोमिसर? जिसने ऑफर दिया था। तो इसके नाम के आगे पहले भी OR था, अब भी इसके नाम के आगे क्या रहेगा, अब भी इसके नाम के आगे OR ही रहेगा। और जिसका प्रॉमिस एक्सेप्ट हुआ है, मैंने ये बोल दिया कि ठीक है मैं एक आपसे वादा चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म में काम करो, और मैं आपको फिल्म में काम करने के लिए आई विल गिव यू 15 करोड़ रुपीज़, 15 करोड़ रुपए में दीपिका पादुकोण को साइन कर लिया। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये हम बने प्रोमिसर एंड प्रोमिसर। ठीक है, पहले अच्छा, अगर वो मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या होता? अगर वो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या होता? तो अगर वो मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करती तो ना तो मैं प्रॉमिसर बनता, ना वो प्रॉमिसी बनती। इज इट क्लियर? तो प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी बनने के लिए ज़रूरी क्या है कि जो ऑफरी है वो उसको क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब हम दोनों के बीच में क्या हुए हैं, हम दोनों के बीच में कुछ कस्में वादे हुए हैं। आई मीन देर आर सम एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस, कस्में वादे निभाएंगे हम। क्या एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस है दोनों के बीच में? दीपिका पादुकोण ने कहा कि ठीक है मैं आपकी मूवी में काम करूंगी, एक्टिंग करूंगी, अपनी एक्टिंग स्किल्स पूरे अपना एफर्ट डालूंगी, हॉलीवुड लेवल का प्रोजेक्ट है। मैं कहा ठीक है, तो वो जो उसकी एक्टिंग है जिसके लिए हमने उसको हायर किया है, उसकी एक्टिंग की स्किल्स है, और बदले में हम उसे क्या देंगे, 15 करोड़ रुपए की मामूली से रकम उसे देनी है। ठीक है, सिर्फ 15 करोड़ रुपए की पेमेंट दीपिका पादुकोण को करनी है एंड शी विल वर्क इन अवर मूवी। तो अब ये देखो, अब यहां मैं एक टर्म लिखूंगा, कंसीडरेशन। क्या टर्म लिखी मैंने? कंसीडरेशन। अब सर कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है? हमने तो ये सुना है ना कि आप मेरी रिक्वेस्ट को प्लीज़ कंसीडर कर लेना, कंसीडर कर लेना। कंसीडर तो सुना है, कंसीडरेशन क्या होता है? कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। क्या मतलब होता है कंसीडरेशन का? तो कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या मिला उसको हम बोलते हैं कंसीडरेशन। और जब तक बदले में कुछ ना मिले तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो अगर हमने जो मूवी बनाई, अगर आप उसको देखने के लिए सिनेमा हॉल में गए, मूवी थिएटर में गए हमारी मूवी को देखने के लिए, तो आपने ऑब्वियसली टिकट परचेज की, टिकट बाय की होगी। आपने मूवी की टिकट बाय करी और हमने आपको मूवी दिखाई। तो सिनेमा हॉल ने जो आपको मूवी दिखाई, वो जो एंटरटेनमेंट आपको दिया, वो आपके लिए क्या है? कंसीडरेशन। दैट मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या मिल रहा है उसको बोलते हैं क्या? समथिंग इन रिटर्न। और हमें बदले में क्या मिला? हमें बदले मिला पैसा। बदले में क्या मिला? पैसा। आपने मेरे लेक्चर्स लिए, लेक्चर्स मेरे बाय किए, तो आपने अगर मेरे लेक्चर्स बाय किए तो इस केस में आपके लिए कंसीडरेशन क्या है? सर लेक्चर्स, नॉलेज जो आप हमें लेक्चर्स में दे रहे हो वो हमारे लिए कंसीडरेशन है। क्लासेस हमारे लिए कंसीडरेशन है, लेक्चर्स हमारे लिए कंसीडरेशन है, और आपको जो हम फीस दे रहे हैं वो आपके लिए कंसीडरेशन है। और ये हमेशा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक रूल होता है कि दोनों पार्टीज़ को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मुझे क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड कंसीडरेशन। और जब तक दोनों पार्टीज़ को बदले में कुछ नहीं मिलता तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। मैं शाहरुख खान के पास में गया था, शाहरुख खान का बंगला मैंने खरीद लिया था, तो शाहरुख खान के लिए कंसीडरेशन क्या था? जो 1000 करोड़ रुपए मैंने शाहरुख खान को पेमेंट करी, दैट इज़ कंसीडरेशन फॉर शाहरुख खान। और मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? वो जो मन्नत मैंने इसे खरीद लिया है वो मेरे लिए कंसीडरेशन है। इज़ इट क्लियर? अब देखो, तो ये जब चीज़ें हो जाती हैं, कंसीडरेशन हो गया, एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस हो गए, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एग्रीमेंट। नाउ दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एग्रीमेंट। लेकिन देखो, मैंने कहा था ना, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ अभी बताता हूं मैं आपको। इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक जो 12th में स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट जिसने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया है, तो हम बोलते हैं कि ये स्कूल पास है, हम यही बोलेंगे ना, स्कूल पास है। लेकिन एक स्टूडेंट जिसने कि अपनी पूरी पढ़ाई ख़त्म कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर लिया है कॉलेज से, तो जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है हम उसको बोलेंगे कि हाँ इसने स्कूल भी पास कर ली, तो इसको हम मान सकते हैं कि इसने स्कूल पास की होगी, तभी तो ये
ग्रेजुएशन में आया, पोस्ट ग्रेजुएशन में आया। अच्छा, एक पीएचडी होल्डर है, उससे पूछें कि क्या तुमने स्कूल पास की है, तो बोलेगा माई क्वालिफिकेशन इज पीएचडी, मैंने पीएचडी किया है, मेरे नाम पे आगे डॉक्टर लगता है। अच्छा, तुम्हारे नाम में डॉक्टर लगता है, इसका मतलब तुमने तो स्कूल पास की होगी। लेकिन जो स्कूल में पढ़ रहा है अभी, जो स्कूल जिसने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया है, क्या वो ग्रेजुएट कहला जाएगा? नहीं। सो वी कैन से एवरी ग्रेजुएट इज ए स्कूल पास आउट, एवरी ग्रेजुएट इज ए स्कूल पास आउट, बट एवरी स्कूल पास आउट स्टूडेंट इज नॉट ए ग्रेजुएट। यही बोलते हैं ना, ये डिफरेंस आ गया ना स्कूल पास आउट और किस में, ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएट में। तो इसलिए हम बोलते हैं एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसमें क्या आ जाए, जब उसमें एनफोर्सेबिलिटी आ जाए। क्या आ जाए? एनफोर्सेबिलिटी। और वी कैन से जब वो एनफोर्सिएबल हो जाए तब वो क्या बनता है? तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट, देन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है अभी भी एक्सप्लेन करता हूँ, सारी बातें अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो नाउ इमेजिन करो, जो मैंने आपको दीपिका पादुकोण का एग्जाम्पल दिया, दीपिका पादुकोण की जगह अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट दाऊद इब्राहिम से हुआ होता, तो मैंने दाऊद इब्राहिम को बोला कि दाऊद भाई ये पकड़ो, राइट, 100 करोड़ रुपीज़ मैं आपको देता हूँ, इस आदमी को उड़ा दो, इसका गेम बजा दो। ठीक है, इमेजिन करो दाऊद बोलता ठीक है ऐसा हो जाएगा, और दाऊद इब्राहिम को 100 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। और उसके बाद देखो उसने मुझे प्रॉमिस कर दिया, तो मैंने उसको पैसे भी दे दिए, तो एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस हुआ ना। अब आप दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या होगा? उसके लिए 100 करोड़ रुपए कंसिडरेशन, और मुझे सेटिस्फैक्शन के मैंने जिस आदमी को कहा है उसको उसका गेम बजा देंगे दाऊद भाई। बट द पॉइंट इज कि अगर दाऊद भाई ऐसा करने से मना कर दे, दाऊद इब्राहिम, दाऊद भाई क्या बोल रहा हूँ मैं ना, दाऊद इब्राहिम द टेररिस्ट, द गैंगस्टर, ठीक है, नो रिस्पेक्ट फॉर हिम, अगर वो ऐसा करने से मना कर दे तो क्या मैं उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता हूँ? मैं कोर्ट में जाके बोलूँ सर मैंने छोटा सा काम कहा था इनको, एक आदमी का गेम बजाना था, उसके लिए मैंने 100 करोड़ रुपए की पेमेंट भी कर दी थी, पूरा पैसा एडवांस पेमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी ये ऐसा नहीं कर रहे, तो कोर्ट क्या कहेगा? कोर्ट कहेगा हाँ थोड़ा और डिटेल में बताओ ना, और मीनवाइल वहाँ पुलिस आ जाएगी और मुझे पकड़ लेगी। किस लिए? क्योंकि मैं किसी के मर्डर की कॉन्स्पिरेसी की प्लानिंग कर रहा था, मैं सुपारी दे रहा था। तो इज इट वैलिड? इज इट एनफोर्सेबल? क्या कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करवाएगा? द आंसर इज नो, कोर्ट उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं करवाएगा। कोर्ट बोलेगा ऐसे काम के लिए कोर्ट थोड़ी खोल रखे हैं। लेकिन मैंने शाहरुख खान से प्रॉपर्टी खरीदने का कहा था, शाहरुख खान मुझे प्रॉपर्टी देने से मना कर देता है, तो मैं कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकता हूं, और तब कोर्ट मुझे प्रॉपर्टी दिलवाएगा, क्योंकि ये लीगल है, ये वैलिड है। तो जो चीज़ें लीगल होती हैं, जो चीज़ें वैलिड होती हैं, जो चीज़ें लॉफुल होती हैं, उनको हम कहते हैं कि वो चीज़ें होती हैं क्या? एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल का मतलब जिसको कोर्ट के थ्रू लागू करवाया जा सके, समथिंग विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, उसको बोलते हैं क्या? एनफोर्सिएबल। तो जो दाऊद इब्राहिम और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, दैट वाज एन इलीगल एग्रीमेंट। क्या था? इलीगल एग्रीमेंट। इसलिए वो एग्रीमेंट कभी भी एनफोर्सिएबल नहीं होगा, और क्योंकि वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बट दीपिका पादुकोण और मेरे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, दैट वाज ए वैलिड एग्रीमेंट। एक होता है टर्म इलीगल और एक होता है वैलिड। क्योंकि वैलिड एग्रीमेंट था इसलिए वो एनफोर्सिएबल भी हुआ, और इसलिए वो क्या बना? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दैट इज वाई इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज हाउ इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। आगे मेरी बात समझ में क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पे देखो मैंने पहले लिखा प्रपोजल। प्रपोजल मतलब ऑफर, ऑफर, और जब उस ऑफर की हो जाती है क्या? एक्सेप्टेंस, देन इट बिकम्स प्रॉमिस। जब कोई इंसान प्रपोजल दे और प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो फिर वादा हो गया, और वादा ना तोड़, वादा ना तोड़। ठीक है, अब देखो अगर उस प्रॉमिस में, अगर हम उस प्रॉमिस में ऐड कर दें क्या? इफ वी ऐड कंसिडरेशन टू इट। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न।
अगर आपको किसी ने प्रॉमिस किया कि आपको मैं फ्री में मूवी दिखाऊंगा, तो ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। आपने उसको पैसा दिया सिनेमा हॉल वाले को, तब वो वैलिड क्या बनता है, देन इट बिकम्स ए वैलिड एग्रीमेंट। और कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। याद रखना, समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या मिला, बदले में क्या मिला। ठीक है, आप एसएल वर्ल्ड घूमने गए, आप अप्पू घर घूमने गए, या किसी भी अम्यूज़मेंट पार्क में गए। मैं सिंगापुर में यूनिवर्सल स्टूडियो गया था, तो यूनिवर्सल स्टूडियो काफ़ी मतलब महंगा है, बहुत महंगी उसकी टिकट्स आती हैं। और क्योंकि आप उसको राइट आप उसको एक दिन में कवर नहीं कर सकते, इतना बड़ा यूनिवर्सल स्टूडियो। तो एक दिन में उसको कवर करने के लिए मैंने उसकी वीआईपी टिकट्स और ले ली, तो वो और ज़्यादा महंगा पड़ा। तो अगर मैं यूनिवर्सल स्टूडियो गया सिंगापुर घूमने, तो यहाँ जो अम्यूज़मेंट पार्क में जो मैं इन्जॉय कर रहा हूँ ना, वो मेरे लिए क्या है, कंसिडरेशन। और जो पैसा मैंने यूनिवर्सल स्टूडियो को पे किया, वो उनके लिए क्या है, कंसिडरेशन। सो एग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बन जाए, व्हेन एग्रीमेंट बिकम्स एनफोर्सिएबल, वी कैन कॉल इट ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टेज क्लियर है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जब क्या बन जाए, एनफोर्सिबल बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी के लिए मैंने एक फॉर्मूला निकाला, और वो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ई इज इक्वल टू सी। ये मैंने एक मैथ्स का फॉर्मूला इन्वेंट किया है। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस ई इज इक्वल टू सी। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, एनफोर्सिएबल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसमें क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट। क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट। ये इसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, देखो इनके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, अभी सब समझाऊंगा। तो इसेंशियल एलिमेंट से ही क्या बनती है, एनफोर्सिबिलिटी। सो एग्रीमेंट ए प्लस ई स्क्वायर। देखो मैथ्स मैंने यहाँ पे और लगा दी। एग्रीमेंट के साथ में क्या जोड़ेंगे हम, एनफोर्सिबिलिटी, इसेंशियल एलिमेंट्स जोड़ेंगे। उस इसेंशियल एलिमेंट का रिजल्ट क्या होता है, इट बिकम्स एनफोर्सिएबल। और जब वो एनफोर्सिएबल बन जाएगा, देन इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने एक और फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये फॉर्मूला मेरा ही क्रिएट किया हुआ है। हाँ, आई हैव कॉपीराइट ऑन दिस, मेरा इस फॉर्मूले के ऊपर कॉपीराइट है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब एक बात ध्यान रखना, एग्रीमेंट जो वर्ड ना, एग्रीमेंट वो एक जनरल वर्ड है, और कॉन्ट्रैक्ट जो एक स्पेसिफिक वर्ड है। तो ज़्यादा वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, मैं आपको अगर बताऊँ ना कि इनमें से वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो वाइडर कॉन्सेप्ट है एग्रीमेंट। देखो सोशल एग्रीमेंट होते हैं, जैसा कि शादी में बुलाया, शादी में बुलाना और शादी में ना जाना, दिस इज ए सोशल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया। डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, उनकी कभी भी एनफोर्सिबिलिटी नहीं होती। तो एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म। ये क्या है, वाइडर टर्म है। और जब हमने बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बेसिकली एग्रीमेंट के कंपैरिजन में क्या है, नैरो है। ठीक है, और इसलिए मैंने बोल दिया क्या, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बताता हूँ कि एग्रीमेंट का जब प्रमोशन होगा, तब वो क्या बनता है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसका प्रमोशन कैसे होता है, इसका प्रमोशन होता है कि ये बन जाए एनफोर्सिएबल। और द क्वेश्चन इज कि ये एनफोर्सिएबल कैसे बनता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं क्या, एसेंशियल एलिमेंट्स। एग्रीमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। देखो एग्रीमेंट हो सकता है सोशल, हो सकता है इलीगल, हो सकता है। अगर एग्रीमेंट लीगल है तब वो क्या बनता है, अगर वो लीगल है तब जाके वो बनता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा एसेंशियल एलिमेंट्स और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट उसको मैं डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट, थैंक यू सो मच।